स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सदन के पटल पर कानून वापसी का प्रस्ताव रखा, जिसे बहुमत से मंजूर कर लिया गया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। लगभग साल भर बाद मिली जीत के बाद किसानों में उत्साह का माहौल है। तीनों कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। विपक्ष का आरोप है, चुनाव हारने के डर से सरकार ने इस कानून को वापस लिया है। वहीं संसद के मानसून सत्र में हंगामे और अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये सांसद अब सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। विपक्ष ने इस फैसले की निंदा करते हुए इस निलंबन को अलोकतांत्रिक कहा। सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में पूरा विपक्ष शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करने की तैयारी में है। आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इस पर फैसला लिया जाना है। संसद सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले होने वाली इस बैठक के लिए टीएमसी को भी बुलावा भेजा गया है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं संसद में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी जीत करार दिया है। किसानों ने एमएसपी समेत अन्य मांगों पर शीतकालीन सत्र में मंगलवार को फैसला करने का भी अनुरोध किया। वहीं आगे रणनीति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 1 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई है। अगर सरकार ने किसानों की बाकी मांगों पर विचार करने का इरादा दिखाया तो आंदोलन वापस लिया जा सकता है। वहीं किसान मोर्चा की ओर से कहा गया, इस सिलसिले में कोई भी अंतिम फैसला एसकेएम की आपात बैठक में लिया जाएगा। ऐसे में 1 दिसंबर किसान आंदोलन के भविष्य के लिए अहम दिन होगा। वहीं बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सभी 750 किसानों को श्रद्धांजलि है। एमएसपी समेत अन्य मुद्दे लंबित रहने के कारण विरोध जारी रहेगा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द होंगे। डिप्टी सीएम और सीएम दोनों केंद्र से बात करेंगे। वहीं चौटाला ने कहा, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा मिले और उनकी याद में स्मारक बनाया जाए। सरकार जल्द फैसला ले। चौटाला ने उम्मीद जताई, संसद में कानून वापसी के बाद अब किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे। वहीं संसद में कृषि कानूनों की वापसी पर पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, औपचारिक तौर पर कृषि कानून वापस हो गए हैं, इसलिए किसानों को भी अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। बराला ने कहा, किसानों के जो बाकी मांगे हैं भविष्य में समाधान होगा। उन्होंने कहा, एमएसपी पर समिति बनाई जाएगी और बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान होगा। वहीं नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों को लेकर सुभाष बराला ने कहा, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी की जिला कमेटी जिस इलाके में सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, सिफारिश करेगी, उस इलाके में सिंबल पर नगर परिषद और नगर पालिका का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून बिल वापस होने के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल का बयान सामने आया। गीता भुक्कल का कहना है, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही चाहती थी तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं और किसानों को एमएसपी पर गारंटी मिले ताकि किसान अपने घर लौट सके। वहीं सोनीपत में कृषि कानून वापसी पर बोलते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। सरकार कैसे झुकी, दुनिया याद रखेगी।
वहीं योगेंद्र यादव ने कहा, जनता ने सरकार के अहंकार को तोड़ा है। वहीं एमएसपी पर बोलते हुए योगेंद्र यादव ने कहा, हमारी मांग नई नहीं है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून बिल वापसी के बाद टिकरी बॉर्डर पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस दौरान किसानों ने कहा, जब तक किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं की बातचीत क्या हुई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, वे सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए मनोहर लाल से मिलने आए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा, वो सिर्फ कॉफी पीने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने आए थे। वहीं पंजाब में जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं रादौर के जठलाना गांव के सरकारी स्कूल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों को संस्कृत मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है और जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गई है ताकि लोगों को सरकार के जनहितैषी नीतियों के बारे में बताया जा सके। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, जो व्यक्ति समाज में अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है उसको और ज्यादा आमदनी आ सके, इसको लेकर इस मेले का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, एचपीएससी में भर्तियों में घोटाले के बाद भी चेयरमैन पर कार्रवाई नहीं की गई। इससे सरकार के निष्पक्ष भर्ती के दावों की पोल खुल गई है। प्रदेश में नौकरियां परचून की दुकानों पर बंट रही है। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने गोहाना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से 9 दिसंबर को झज्जर में जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा, जेजेपी जननायक ताऊ देवीलाल नीतियों पर अनुसरण कर रही है, आगे चल रही है। आगे बढ़ते हुए कई नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके स्थापना दिवस में हर विधानसभा हलके में समाधान और भागीदारी सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने बताया, 3 दिसंबर को सोनीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने महम वाया हांसी रेलवे लाइन के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। सांसद जांगड़ा ने बताया, 23 नवंबर को रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने बताया दिसंबर 2022 तक रेलवे लाइन चालू हो जाएगी। वहीं रामचंद्र जांगड़ा ने बताया, इसी के संदर्भ में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनेक खामियां पाई गई हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री को दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को भी एक्यूआई का ओवरऑल स्तर बेहद खराब देखा गया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा,
आदेश के तहत दिल्ली में कार्य बंद है, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, वह केंद्र से पूछेगा क्या सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण नहीं बढ़ रहा। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया, प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा, दिल्ली में पौधारोपण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार एक कार्य योजना तैयार कर हमें रिपोर्ट सौंपे। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और उनके अनुपालना की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा, आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन हुआ है या नहीं, इस पर विस्तृत रिपोर्ट वह पेश करे। वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा, कौन सा राज्य निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है, उसका नाम बताएं। कोर्ट अब इस मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दिल्ली में सभी स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। दिल्ली में सुबह ही बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के कारण बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 हफ्तों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, जो अब एक बार फिर से खुल गए हैं। वहीं बीते दिनों दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से स्कूलों के साथ ही सरकारी ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया था। इसे लेकर भी अब खत्म कर दिया गया है। वहीं गुरुग्राम में स्वच्छता सैनिकों को नगर निगम की तरफ से सम्मानित किया गया। रंगभूमि ओपन एयर थिएटर में आयोजित संकल्प से सिद्धि और सम्मान समारोह में 350 स्वच्छता सैनिकों और सफाई मित्रों को और शॉल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सुभाष चंद्र ने कहा, स्वच्छता सैनिक और सफाई मित्रों का सम्मान करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पहले सफाई का कार्य करने वालों को सफाई कर्मचारी कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें स्वच्छता सैनिक की उपलब्धि से नवाजा है। वहीं सुभाष चंद्र ने कहा, जिस प्रकार देश के सैनिक सीमाओं पर तैनात रहकर बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, और उसी प्रकार स्वच्छता सैनिक गंदगी का सफाया करके अनेक प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिनों कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। नए मामलों की तस्दीक के बाद प्रदेश में अब कुल 142 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं 8 कोरोना मरीजों की पहचान गुरुग्राम और 3 मरीज यमुनानगर से मिले हैं, जबकि पंचकुला में भी करनाल के 2 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद, रोहतक और चरखी दादरी में एक नया केस सामने आया। वहीं प्रदेश के 22 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसके साथ ही 19 संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1,25,368 लोगों को कोरोना रोधी टीके की पहली और दूसरी डोज लगाई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया भर में देशों की चिंता बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में अंबाला में नया हासिल करते हुए आयाम हासिल किया गया है। 80% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। वहीं अंबाला में अभी तक 80% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं दी जा चुकी है। हर घर दस्तक अभियान के तहत दूसरी डोज लगने वाली लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद तो वैक्सीन लगवाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से विश्व भर में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए कई देशों में हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी है।
वहीं फतेहाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही विभाग को टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। वहीं जिले में रोजाना 1500 लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। डॉक्टर शरद तुली ने बताया, मुख्यालय से जारी हुए आदेशों के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई जा रही है। वहीं अम्बाला जिले में डेंगू के आंकड़ों ने पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि अब मामले से राहत भरी खबर यह है, डेंगू के मामलों में भारी गिरावट के साथ पॉजिटिविटी दर 5% से भी नीचे पहुंच चुकी है। वहीं अम्बाला जिले में अब तक डेंगू के कुल 676 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव सिंगला ने बताया, अब डेंगू के मामलों में गिरावट के बाद स्थिति सुधर चुकी है। उम्मीद है जल्द ही अम्बाला डेंगू से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। वहीं कलानौर में कोहरे की दस्तक ने किसानों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। किसानों का कहना है, सरसों, गेहूं और अन्य फसलों पर बीमारियों का डर किसानों को सताने लगा था, लेकिन कोहरा बढ़ने से फसलों को काफी फायदा होगा। वहीं करनाल के कुंजपुरा में आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत ने 2 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारी ने कहा, इस मेले के माध्यम से 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले लोगों और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को फायदा मिलेगा। वहीं गोहाना में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। गोहाना के एसडीएम ने इसका शुभारंभ किया। इस मेले का उद्देश्य गरीब परिवारों को सरकारी विभागों से आर्थिक मदद कर उनके उत्थान में सहायता करना है। वहीं गोहाना उपमंडल में 1280 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा अलग अलग स्कीमों से सहायता दी जाएगी। स्थानीय लोग इस मेले में पहुंचकर काफी खुशी दिखाई दी। वहीं झज्जर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान झज्जर के उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने मेले में सभी प्रदर्शनियों का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन तक मेले का आयोजन किया जाएगा। वहीं मेले में बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार वालों को लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत ट्रेनिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही मेले में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पास छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों का कहना है, विशेष वर्ग के बच्चों के साथ विश्वविद्यालय में अन्याय किया जा रहा है, उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की जा रही। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है, विश्वविद्यालय में बाबा साहिब की प्रतिमा लगाई जाए, एससी-बीसी का कैटलॉग और बैकलॉग भरा जाए, पार्ट टाइम नौकरियों में आरक्षण पॉलिसी लागू की जाए। वहीं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने इंद्री पास इंदी पावर हाउस का गेट मीटिंग का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इस मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान मलकीत सिंह और ब्लॉक प्रधान संटी कंबोज ने की है। कर्मचारियों का कहना है, अपनी मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों के मार्फत मांग पत्र भेजे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं गोहाना में इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर गोहाना में बिजली विभाग के सिटी ऑफिस के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना किया गया था। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा, सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए।
वहीं करनाल में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 809 लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछा गया और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के बारे में जानकारी दी गई है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने कहा, मुख्यमंत्री की सोच अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना पहुंचाने की है। वहीं सिरसा की कोर्ट कॉलोनी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षा विस्तार निदेशक डॉक्टर रामनिवास द्वारा किसानों को उत्पादन बढ़ाने, खाद का कीटनाशकों के उचित इस्तेमाल और पराली प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान किसानों को पराली के अवशेष मिट्टी में मिलाने से होने वाले फायदे के बारे में भी अवगत करवाया गया। इसी के साथ ही परंपरागत खेती छोड़कर विविधीकरण करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। वहीं झज्जर में किसानों को डीएपी के बाद यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। बताया जा रहा है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकान मालिकों द्वारा पुलिस को बुलाना पड़ रहा है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से खाद का वितरण किया जा सके। बताया जा रहा है, एक आधार कार्ड पर एक किसान को 5 यूरिया बैग मिलेगा। किसानों ने दुकान मालिकों पर कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। वहीं नूहू के कैराका गांव में स्कूल के पास से गुजर रहे सड़क पर जलभराव होने की वजह से बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षक का कहना है, जलभराव होने के चलते छोटे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने प्रशासन से जलभराव की समस्या को दूर करने की अपील की है। वहीं ग्रामीणों को कहना है, लगभग 5 सालों से उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। कई बार विधायक और प्रशासन के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है, स्कूल के सामने 2 से 3 फीट गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते बच्चों और बड़ों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। चरखी दादरी के गांव नांदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने गांव में मतदान जागरूकता रैली निकाली। इसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता स्लोगन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। वहीं गांव में प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इसमें स्कूल के प्राचार्य राम कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। वहीं गांव के लोग और स्कूल के बच्चों ने रैली के प्रति विशेष रुचि दिखाई है। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने लोगों को मतदान करने के प्रति व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया। मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों ने अपने मत के महत्व को भी जाना। वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य पर खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान 10 किलोमीटर रेस में उत्तर प्रदेश के लोकेश चौधरी ने प्रथम स्थान हासिल किया। 5 किलोमीटर लड़कियों की रेस में भिवानी की सोनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत की, रूबरू हुए। कहा, कोरोना काल की वजह से पिछले काफी समय से काम नहीं हो पा रहा था, कार्यक्रम नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब कोविड-19 में गिरावट होने की वजह से रोकथाम शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में गुहला चीका की माफी का चयन हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 32 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें अकेले हरियाणा के 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। माफी से पहले राष्ट्रीय स्तर पर 2 मेडल ला चुकी हैं। वहीं दहेज प्रथा से अब भी कई मामले सामने आ रहे हैं, कई घर पीड़ित हैं। फरीदाबाद में भी एक परिवार ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रिश्ता तोड़ दिया। लड़के वालों की ओर से दहेज में मांगी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी और कई लाखों रुपया मांग पूरी न होने पर शादी तोड़ दी गई।
वही रिश्ता टूटने की वजह से लड़की और उसके परिवार को कुछ सहारा और गहरा सदमा भी पहुंचा है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हिसार पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी, इंद्र नामक व्यक्ति को फोन कर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने टीम का गठन कर मिर्जापुर निवासी संजय को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखनऊ के अंबेडकर नगर में अपने जमीनी विवाद के चलते बदमाशों की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं तो शाम के सागवान रोड पर बनवारी लाल जिंदर कॉलेज के पास कुछ युवकों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं सोहना के बाबा गुरुवचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में फेसबुक पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर छात्रों के 2 गुटों में कैंपस में ही भिड़ंत हो गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए सोहना के अस्पताल लाया गया है। घायल छात्रों का आरोप है उसे बिना वजह कॉलेज छात्रों ने कुछ बाहरी युवकों को बुलाकर उसके ऊपर हमला करवा दिया। वहीं बताया जा रहा है कि फेसबुक पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर 2 गुटों में आपसी रंजिश चल रही थी। करनाल 29/11 करनाल पुलिस ने अमनदीप की हत्या मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी रविंद्र कौर, प्रेमी सन्नी और उसके दोस्त कुणाल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है अभी एक आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसकी लिखित शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल को दी गई है, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आरोपियों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मंडी डबवाली के कालुआना माइनर से अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को नहर में बाहर निकलवा दिया, सिविल अस्पताल में भिजवा भी दिया। वहीं जांच अधिकारी अजीत सिंह ने बताया उन्हें सूचना मिली थी कि कालुआना नहर में एक महिला का शव बरामद किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी का कहना है शव की पहचान नहीं हो पाई। महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जाखल में पुलिस ने महिला के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक महिला से मुख्य आरोपी के संबंध थे। मुख्य आरोपी ने रंजिशन उसकी हत्या कर दी। वहीं रतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं रोहतक के गांधी कैंप में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस दौरान एक व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया, जिसे पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने के चलते घर का सारा सामान जलकर राख हो गया।